अ वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आज इस वीडियो से हम अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए सिलेबस आगे का जो है हमारा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे गद्य साहित्य सागर के गद्य पाठ से लेसन नंबर 5, जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। तो उससे पहले हम इनके जो लेखक हैं इस चैप्टर के जैनेन्द्र कुमार जी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे लेसन स्टार्ट करने से पहले। तो अपनी आप बुक ओपन करें और इसके लेसन नंबर 5 जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, उस पेज पर हम आते हैं। तो ये देखिए लेसन नंबर 5 जैनेन्द्र कुमार जी इसके लेखक हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कोडियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ था। जैनेन्द्र की रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा, अर्थात वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी उसमें भी उनके गांधीवाद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे। चूंकि ये गांधी जी से प्रभावित थे इसलिए इनकी रचनाओं में अहिंसा दिखाई पड़ती है। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। सुनीता, सुखवा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो ये इनके प्रसिद्ध कहानी हैं इनकी जो इन्होंने लिखी हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिलता है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। तो ये हमने इनके बारे में पढ़ा। आइए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 अपना अपना भाग्य। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेसन में क्या लिखा है लेखक ने, किस बारे में है ये लेसन अपना अपना भाग्य। तो देखिए क्या है बच्चों कि अपना अपना भाग्य कहानी एक ऐसे निर्धन और असहाय बच्चे की है। एक पहाड़ी बालक है जिसका चित्रण इस कहानी में किया गया है, जो भूख और गरीबी से तंग आकर अपने परिवार से भाग गया और नैनीताल आ जाता है पैसे कमाने के लिए। वहां आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता, उसे जगह जगह नौकरी करनी पड़ती है और अंततः दुर्भाग्यपूर्ण उसकी भूख और गरीबी के कारण मृत्यु हो जाती है। और जहां, जैसा कि आपको पता है, नैनीताल एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां बर्फ के कारण, ठिठुर बर्फ पड़ रही थी उन दिनों, तो बर्फ के कारण उस बच्चे की ठिठुर ठिठुर कर मृत्यु हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी। भूख बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। लेखक और लेखक का दोस्त की कहानी है ये, जो कहानी में चित्रण किया गया है उसमें लेखक है और लेखक का एक दोस्त है। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग पर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में बच्चों बादल जो हैं वो ऐसा लगता है, देखने में प्रतीत होता है कि बादल हमारे सिर के ऊपर ही घूम रहे हैं। तो बहुत नीचे नीचे दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि धुएं की तरह वो बादल हमारे आसपास ही चल रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अर्थात लेखक ने अपने मित्र से कहा कि चलिए भी, अरे जरा बैठो। उसके दोस्त ने कहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। तभी दोनों को बैठे हुए वहां दोनों बैठे थे और चुपचाप बैठे बैठे वो बोर भी हो रहा था। तभी उसका मित्र बोला कि देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। लेखक ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए ऐसे ही बोल दिया कि कोई होगा, चूंकि उसको लग रहा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा कि 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता हुआ चला आ रहा है। वही गरीब बालक, एक छोटा सा, जिसके सिर पर बड़े बड़े बाल थे और उन बालों में खुजलाता हुआ वह चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। इतनी ठंड में नंगे पैर था वह बच्चा, नंगे सिर था और एक मैली सी कमीज जो उसने पहनी हुई नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर वो लटकी हुई थी।
पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था, न दायां न बायां था। मीन्स वो चल रहा था लेकिन चलते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किधर जाना है। वो अपने कदम किसी ओर बढ़ाता था और किसी ओर उसके कदम पड़ते थे। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का है। पैर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। अर्थात ये वर्णन किया गया है उस बच्चे की हालत का, कंडीशन का, कि वह कोई 10-12 वर्ष का लड़का है और उसका रंग गोरा है, लेकिन बहुत दिनों से जब नहाया नहीं है तो उसका मैल के कारण रंग काला पड़ गया है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं पर सूनी है, जैसे कहने के लिए उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है, अर्थात वो बच्चा भूख के कारण उसकी त्वचा जो है वो मुरझा गई है और उसकी माथे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। अर्थात वो बच्चा अपने में ही खोया हुआ था। उसे अपने चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। निकट वर्तमान में जिस समय में वो जी रहा था बस उसे वही दिखाई दे रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। लेखक के मित्र ने उसको आवाज दी उस बच्चे को कि ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी मीन्स उसने अपनी सूनी आंखों से उनकी ओर नजरें उठाकर देखा। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? उस बच्चे से सवाल किया लेखक के मित्र ने कि सब लोग सो गए लेकिन तू ऐसे क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ, बालक मूक मीन्स बालक चुपचाप खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बोल रही हो, उसका चेहरा कुछ कहना चाह रहा हो। फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा, मीन्स जैसे कुछ वो कहना चाह रहा हो। कहाँ सोएगा? यही कहीं, बच्चे ने जवाब दिया। कल कहाँ सोया था? फिर से पूछा गया उससे प्रश्न कि कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। अर्थात उसके बारे में जानकारी ले रहे थे लेखक और उसका मित्र दोनों कि कल कहाँ सोया था। उसने जवाब दिया कि मैं दुकान पर सोया था। कि आज दुकान पर क्यों नहीं सोएगा? तो उसने बताया कि आज मुझे नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। मीन्स सब काम करता था और क्या मिलता था बदले में? 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि वो तो आया ही शहर में कमाने के लिए था। पहाड़ चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं, क्योंकि जब उसको नौकरी से निकाल दिया था तो वो खाना भी कहाँ से खाता और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे वो कहीं से उन पैसों के बदले खाना लेकर खा सकता। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। लेखक का मित्र उससे ये प्रश्न कर रहा था। कहाँ? उससे फिर प्रश्न किया कि अब तू कहाँ सोएगा? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा था। आंखें मानो बोल रही थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। क्यों? क्योंकि जब लेखक के मित्र ने यह प्रश्न किया कि क्या ऐसी इन्हीं कपड़ों में सोएगा, अर्थात बच्चा कहना चाह रहा था कि कैसा मूर्ख इंसान है, क्या इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिसने कुछ खाया नहीं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास कमाई के लिए पैसा नहीं, नौकरी नहीं, क्या वो कपड़े इन्हीं कपड़ों में सोएगा? और कपड़े कहाँ से आएंगे उसके पास? अर्थात वह उसको मूर्ख भरा प्रश्न समझ रहा था, मूर्खतापूर्ण प्रश्न समझ रहा था। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं सो भाग आया। अर्थात उसने पूछा लेखक के मित्र ने कि तू अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों भाग आया? तो उसने बताया कि मेरे कई भाई बहन हैं, वहां काम नहीं, रोटी नहीं। वहां गांव में कोई काम नहीं है, रोटी भी नहीं है। जब काम नहीं है तो रोटी खाने के लिए नहीं है। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। अर्थात अपने माँ बाप की हालत उससे देखी नहीं जाती थी, इसीलिए वहां से वो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है, कहाँ गया? अर्थात लेखक के मित्र ने पूछा कि वो तेरा मित्र जो था, जो तेरे साथ आया था, वो कहाँ गया? मर गया। बस जरासी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। अर्थात ये देखिए बहुत ही सोचनीय वाक्य है यहाँ कि जरासी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई, अर्थात छोटी सी उम्र में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया? अर्थात जैसे समझ नहीं पा रहा हो, इसीलिए उसने कहा कि मौत से पहचान हो गई मीन्स मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। उसने जवाब दिया उस बच्चे ने कि हाँ वो मर गया, उसे साहब ने बहुत मारा था। साहब जिनके यहाँ वो नौकरी करता था, मालिक ने उसको बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। तब लेखक के मित्र ने कहा कि ठीक है तू हमारे साथ चल।
वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। उन दोनों की जान पहचान में कोई वकील उनके मित्र थे, उनके यहाँ वो उस बच्चे को लेकर गए। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मौजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। मीन्स वो उनका जो दोस्त था होटल वाला, लेखक और लेखक के मित्र का, उन्होंने आवाज दी तो वकील साहब जो थे वो होटल से नीचे उतरकर आए और उनमें जो था उन्होंने एक कश्मीरी शॉल ओढ़ा हुआ था, उनके पैरों में मोजे थे, लेकिन हल्की सी झुंझलाहट थी उनकी आवाज में, जैसे लग रहा था कि जबरदस्ती उनको डिस्टर्ब कर दिया गया हो। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। तो लेखक के मित्र ने कहा कि देखिए मैं आपके लिए एक लड़का लेकर आया हूं, आपको नौकर की जरूरत थी। कहां से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। अर्थात उनको थोड़ा अनुभव भी था और कुछ जो नौकर होते हैं वो अपने सफाई से हाथ की सफाई उनमें नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती उनके अंदर, वो कुछ पैसे लेकर गुम हो जाते हैं, इसीलिए वो शायद उसको पहाड़ी बच्चे को नहीं रखना चाहता था अपने यहाँ नौकरी पर। तो इसीलिए उसने कहा कि पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। क्योंकि ऐसे ही किसी को भी नौकरी पर रखना शायद वो उचित नहीं समझ रहे थे। लेखक के जो मित्र थे और उनके जो दोस्त थे वो वकील, उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखना उनको उचित नहीं लग रहा था। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। मीन्स उन्होंने कहा कि आप इसको रखिए, ये ईमानदार बालक लगता है देखने में और अच्छे से आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी? जी अच्छा, मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। मीन्स वो रखने के लिए किसी भी कंडीशन पर उसको रखने के लिए वो तैयार नहीं हुए। तो लेखक और लेखक के मित्र ने कहा ठीक है, अब हम सोने के लिए जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसैरी पर सोने झटपट चले गए। 4 रुपया रोज का कमरा उन्होंने लिया और दोनों मित्र और लेखक वहां सोने के लिए चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। कोहरा बहुत था, तो लेखक का मित्र जो था वो उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता वो भी। उसने उस बच्चे को जाने दिया और तभी वह बच्चा एक तरफ मुड़ा और कोहरे में वो जो था गायब हो गया और उसको वहां ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा कोहरे में गुम हो गया हो। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। मीन्स उसके पास कपड़े नहीं थे, जैसे कि शुरू में ही बताया गया था कि उसके शरीर पर एक शर्ट लटकी हुई थी जो उसके शरीर पर पहनी हुई भी नहीं थी, वो केवल लटकी हुई थी। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। लेखक कह रहे हैं कि अपने मित्र को मैंने स्वार्थ की अर्थात स्वार्थपरता की उन्होंने बात बताई कि ये जो संसार है बहुत स्वार्थी है, अपने से मतलब रखता है। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई। मीन्स वो मानने को तैयार नहीं था कि ये स्वार्थ है। उसने कहा चलो ठीक है, जो तुम कहना चाहते हो कह लो इसे। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग से किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। अर्थात वह बच्चा जो था समय के अनुसार जहां वो होटल में ठहरे हुए थे वहां वो नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खत्म कर चलने को हुए। अर्थात उनके चलने का समय, यहाँ नैनीताल से जाने का समय, जो यहाँ ट्रिप पर आए हुए थे उनके चलने का समय था। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी, क्योंकि अगर वो उसका वेट करते तो शायद उनको देर हो जाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें चलना चाहिए, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। तभी उन्हें यह समाचार मिला कि एक बालक जो था सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। जो बालक वही बच्चा था जिससे वह कल मिले थे और जिसको वह नौकरी पर लेकर गए थे। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, अर्थात मरते समय उसको यही उपहार स्वरूप भेंट किया गया।
पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मनुष्य ने तो अपनी निष्ठुरता दिखा दी, लेकिन प्रकृति अपनी सिंपैथी, जिसको कहना चाहिए कि उसके प्रति जो दया थी, प्रकृति ने ही दिखाई। अर्थात अंत में उसके लिए एक बर्फ रूपी सफेद कफन रूपी चादर, उसके ऊपर बर्फ की जो थी एक परत जम गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कफन उसके लिए प्रकृति ने उपहार स्वरूप भेंट किया हो। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी जो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी थी, अपना अपना भाग्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान का अपना अपना भाग्य होता है। किसी के भाग्य में सुख लिखा है, किसी के में दुख लिखा है, किसी की नौकरी लिखी है। इस तरह से ये हम नहीं कह सकते कि सबका भाग्य एक सा होता है। तो यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में आए हर इंसान का अपना एक अलग भाग्य होता है। और इस कहानी का उद्देश्य जो है, वो लेखक का जो उद्देश्य है इस कहानी को लिखने का, वो यही है कि आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता और मनुष्यों की हृदयहीनता और संवेदन शून्यता अर्थात महसूस ना करने की शक्ति तथा गरीबी का चित्रण किया है उन्होंने इस कहानी में। और वो यही कहना चाहते हैं कि ये समाज कितना स्वार्थी है और कितनी संवेदनहीनता है इस समाज में कि किसी का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है तथा यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है। अर्थात कोई किसी के, कहते हैं आजकल आपने भी सुना होगा, अरे चक्कर में मत पड़ो। तो कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। बस यही है कि हम सही हैं तो सब सही है। तो यही इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बताया है कि इस समाज में जैसे परोपकारी लोगों का अंत हो गया है और जैसे परोपकार जैसा अमूल्य शब्द और उसका जो अर्थ है वो खत्म हो चुका है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर छोड़ दिया जाता है। तो यही लेखक इस कहानी में कहना चाहते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में हम यही केवल एक्सप्लेनेशन ही मैं आपको दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी जो वर्कबुक में हमें करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।